गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो ध्यान रहे, इसमें अभी मैं क्वांटम नंबर्स और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ऑफ-बो प्रिंसिपल, इनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे अभी डिस्कशन का अपना मेन मोटिव है ग्राफ प्लॉटिंग। जो इक्वेशंस हमको दी हुई होती हैं, साई की इक्वेशन या साई स्क्वायर की इक्वेशन, कैसे आर की किस कंडीशन के लिए उनको सॉल्व करके नोड्स के लिए हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस पर फोकस रहेगा अपना। और कैसे हम कार्टेशियन सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं और उसके थ्रू प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ्स की, उस पे फोकस रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ते हुए इसमें डिस्कस करूंगा ऑर्बिट्स के बारे में, थोड़ा सा ऑर्बिटल्स के बारे में, नोड्स के बारे में, और फिर हम चलेंगे ग्राफ प्लॉटिंग पे। बीच बीच में हम सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अभी क्वांटम नंबर्स कैसे आए, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन, हुन्स प्रिंसिपल, इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये अज्यूम करके कि उतना सबको आता है, प्री रिक्विजिट कितना पता है सबको। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसको अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। देखो क्या हुआ था बोर मॉडल के फेलियर के बाद। बोर मॉडल में काफी सारे पॉइंट्स थे जो फेल करने वाले थे। सबसे पहला कि वो डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को साथ में लेके नहीं चल रहा था। फिर दूसरा ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट, कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे स्प्लिटिंग हो रही है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे पास सबसे रिसेंट मॉडल आया वो आया वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोल रहे हैं। तो बोर मॉडल के फेलियर के बाद ये आया विच इज कंसिस्टेंट विद डी ब्रॉगली के साथ भी ये कंसिस्टेंट है, मतलब डी ब्रॉगली को भी साथ में लेकर चल रहा है, साथ ही साथ जो हाइजेनबर्ग का हाइपोथेसिस था उसको भी साथ में लेकर चल रहा है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। यहां पे ही अज्यूम्ड आई मीन टू से श्रोडिंगर का कंसेप्ट था ये, तो ही assumed electron as a 3D wave। ठीक है, अब देखो यहां पे तो उसने इलेक्ट्रॉन को एक 3D वेव की तरह माना। मतलब अब इसको तुम अगर एटम में देखना चाहो तो इस तरीके से समझो कि ये हमारा एटम है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अब एक 3D वेव की तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं उसको ऑर्बिट में रोटेट नहीं करा रहा हूं, अब मैं उसको एक 3D वेव की तरीके से देख रहा हूं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो कंसेप्ट है दिस इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, देखो इसको देख के घबराना नहीं है, ये हमको सॉल्व नहीं करनी होती है, इनफैक्ट तुमको याद भी नहीं रखनी है, बस इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखो कैसा होता है। ठीक है, और जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दो बस। 8π² m/h², एनर्जी माइनस पोटेंशियल, साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस अपन को नहीं करना है, बस जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा समझो। ये जो m है ये जनरली क्या होगा, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है। E क्या होता है हमारे पास, E इज टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो टोटल एनर्जी होती है बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। अभी मैं बताता हूं फॉर्मूला भी क्या होता है इसका, हालांकि वो हमको याद करने की या समझने की जरूरत नहीं है। क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है ये। ठीक है, साई जो है यहाँ पे, साई ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। दिस इज वेव फंक्शन। ठीक है, और V क्या है, V इज पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बोल सकते हो। V इज पोटेंशियल, साइज
वेव फंक्शन। अब देखो यहां पे ये जो साई आ रहा है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको समझना जरूरी है। ये जो साई आया, अब हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब किस चीज को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक है, थोड़ा सा बस बैकग्राउंड बना रहे हैं अपन, तो इसको फटाफट कवर करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक, ये क्या है? इट इज अ वेव फंक्शन। इट इज अ वेव फंक्शन विच शुड बी फाइनाइट, which should be finite, continuous, as well as differentiable। मतलब डिफरेंशिएट होना चाहिए क्योंकि वो तो इक्वेशन से ही पता चल रहा है। ठीक है, जो डेल का सिंबल हम देख रहे थे, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। इंजीनियरिंग में पढ़ोगे इसके बारे में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या हुआ कि ये एटम में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग इन एन एटम। अगर मैं एटम में बात करूं तो साई जो है वो वहां पे फिजिकली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन साई का ही अगर मैं साई स्क्वायर कर देता हूं तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और ये क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब देखो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर यहां पे समझना चाहो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अब देखो इसको अगर अपन थोड़ा सा समझना चाहें तो यहां पे एक चीज हम समझ सकते हैं कि क्यों प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्यों आया। देखो ये जो श्रोडिंगर का मॉडल है ये डी ब्रॉगली को भी इंक्लूड कर रहा है और ये हाइजेनबर्ग को भी इंक्लूड कर रहा है। अब हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम सर्टेनिटी के साथ पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीजें पता नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एज अ होल अगर मैं देखूं तो मैं इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री पता नहीं कर पाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहां पे है और कहां घूम रहा है। तो अनलाइक बोर मॉडल जिसमें कि हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अब यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो यहां पे हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को बताने की जगह यहां पे हम क्या कंसेप्ट ले रहे हैं? प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, कि यहां पे लेट से इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, किसी और पॉइंट पे हो सकता है कि वो प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो। इसलिए यहां पे अब हम किस में डील कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। और इसीलिए यहां पे एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब जब हम बात करेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं, तो मतलब एक रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है इस तरीके से। तो ये जो रीजन है, ये रीजन हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? ये अब की बार डिनोट कर रहा है क्लाउड को। इस तरीके से जो रीजन है ये किसको डिनोट कर रहा है? डिनोट्स अ क्लाउड। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का कंसेप्ट आता है और इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि अब ट्रेजेक्ट्री हमारे पास फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्ट्री इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो पोजीशन और वेलोसिटी हम साथ में पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब दो केसेस जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? या तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। सेकेंड केस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखो कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे हैं हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, और ये मैक्सिमम जनरली 95% तक करेक्ट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर तुम एकदम 100% बोल रहे हो तो मतलब तुम श्योरिटी के साथ बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन यहीं प्रेजेंट होगा, तो फिर हाइजेनबर्ग कितनी मेहनत खराब हो गई यहां पे। ठीक है, तो अब दो केसेस होंगे हमारे पास, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? दीज आर नोन एज
नोड। और ये पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो साई स्क्वायर है वो मैक्सिमम होगा, और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो साई स्क्वायर है वो 0 होगा। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर साई स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब साई भी 0 होना चाहिए। सिंपल मैथ, साई स्क्वायर, किसी का स्क्वायर तभी 0 आएगा जब उसका इनिशियल वैल्यू 0 रहा हो। ठीक है, तो केस हमारे पास ये है कि साई स्क्वायर 0 है, लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ साई को 0 करके। और एंटी नोड होता है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। अब एक सिंपल सा लॉजिक बोलता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके आसपास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके आसपास ही इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो एंटी नोड की हमने बात करी है, इसी एंटी नोड को वेव मॉडल में हम बोलते हैं ऑर्बिटल। जैसे बोर में आ रहे थे ऑर्बिट्स, ऐसे यहां पे हम बोलते हैं इनको ऑर्बिटल। ठीक है, तो आगे चलते हैं और ये थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में भी देख लेते हैं। तो अब अगर मुझे ऑर्बिटल को डिफाइन करना है तो हम ऑर्बिटल को बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास एक ऐसा रीजन है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं हम, इट इज अ रीजन इन स्पेस, इट इज अ रीजन इन स्पेस obviously around the nucleus, where probability of finding an electron is maximum। ठीक है, और ये मैक्स हमारी 90 से 95% के बीच में वेरी करती है, जैसा मैंने अभी बताया था। ठीक है, दे डू नॉट डिफाइन डेफिनेट पाथ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे डू नॉट डिफाइन डेफिनेट पाथ। ये कभी भी डेफिनेट पाथ नहीं बताते, क्योंकि अगर डेफिनेट बता देंगे तो मतलब ट्रेजेक्टरी बता पा रहे हैं, तो हाइजेनबर्ग का तो पूरा कंसेप्ट, पूरी मेहनत खराब हो गई। तो ये कभी भी डेफिनेट पाथ इलेक्ट्रॉन का नहीं बता पाते हैं। हाँ, ये हमको एक आइडिया दे देंगे कि यहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। जैसे जैसे मैं दूर जाना स्टार्ट करूंगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मेरी कम होती रहेगी। ठीक है, तो यहां पे ये जो हमने ज्यादा डॉट्स बनाए हैं, मोर डॉट्स डिनोट्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी की इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जहां पे कम डॉट्स हैं यहां पे लेस प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स का पूरा खेल जो है वो प्रोबेबिलिटी में डिफाइन होगा, उसको हम डेफिनेट पाथ नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है ऑर्बिटल का। ध्यान रखें, ये ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट बोर्ड्स मॉडल में था, ठीक, जो एन पे डिपेंड कर रहा था। यहां पे अब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट वाज वेल डिफाइंड, ऑर्बिट एकदम वेल डिफाइंड था कि ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है। ऑर्बिटल के साथ वेल डिफाइंड नहीं है, ये एक रीजन को डिनोट करेंगे, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेस। ठीक, तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि अभी अपना मोटिव ये नहीं है कि मैं तुमको क्वांटम नंबर्स और इनके बारे में बताऊं कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, शेल फिलिंग कैसे करते हैं, ऑफ बो प्रिंसिपल, हुन्स रूल, इस पे हम ज्यादा फोकस ना करते हुए हम अब चल रहे हैं नोड्स के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ पे पढ़ने का है अभी ग्राफ प्लॉटिंग। ठीक है, जो कि एक काफी अच्छा टॉपिक है और काफी टफ टॉपिक है, जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं। तो मैं डिटेलिंग में लेके जा रहा हूं, इतना डिटेलिंग नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर तुमको पूरा बैकग्राउंड पता है कि कैसे सॉल्व करनी है चीजें, कैसे आई हैं, तो तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो केमिस्ट्री सिर्फ इसीलिए बदनाम है कि याद करना पड़ता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुमको याद ना करना पड़े। ठीक है, तो अब अपन कंसेप्ट पे आते हैं। देखो नोड एंड नोडल प्लेन। इससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपन, बस जो टॉपिक अपन ने छोड़ा है। अगर मैं यहां पे s ऑर्बिटल की बात करता हूं तो क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं, n, l, m और s। ये तीनों आते हैं श्रोडिंगर से, मतलब वेव इक्वेशन से, और ये हमने बाद में बनाया है जिसकी वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, दैट इज +12 एंड -12।
ठीक है, तो इनकी डिटेलिंग में मैं अभी नहीं जा रहा हूं। एस ऑर्बिटल के लिए एल जो होता है दैट इज 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर, पी के लिए एल होता है 1, डी के लिए एल होता है 2 एंड एफ के लिए एल होता है 3। एस की शेप होती है स्फेरिकल इस तरीके से, पी की जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है इस तरीके से, डंबल शेप। डी की शेप जो होती है वो डबल डंबल होती है, एक डंबल इस तरीके से, एक डंबल इस तरीके से, ठीक है। और एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको अपन पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी लोकेशन कैसे होती है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीजें अपन किसी और लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी अपना मेन फोकस किस पे है, ग्राफ प्लॉटिंग पे, कि किस तरीके से हम साई के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक। तो उसके लिए हमको नोड्स का आइडिया होना चाहिए, तो पहले हम नोड्स के बारे में देख लेते हैं कि नोड्स क्या होती हैं। तो नोड हमने अभी डिफाइन करा था, नोड एक ऐसा रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 हो। तो यहां पे हम लिख भी लेते हैं रीजन इन स्पेस ऑब्वियसली किसके अराउंड, अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी of finding an electron is, where probability of finding an electron is 0, ठीक है। मतलब साई स्क्वायर 0, और साई स्क्वायर 0 होने का मतलब साई 0, लेकिन क्योंकि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि साई स्क्वायर जो है वो 0 होगा। अब नोडल प्लेन क्या होता है, यहां पे हमने एक और वर्ड लिख रखा है नोडल प्लेन। तो ये एक ऐसा प्लेन डिनोट कर रहा होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। तो अब देखो नोड्स की बात करते हैं कि कितने टाइप की नोड्स होती हैं अपने पास। तो अपने पास बेसिकली 2 टाइप की नोड्स होती हैं, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। तो टाइप्स ऑफ नोड्स की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप की होंगी, एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स। अभी हम इसकी भी बात करते हैं कि यही 2 नोड्स की होती हैं, ठीक है। जो अभी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है उसी से हमको इसका आइडिया मिल जाएगा कि रेडियल नोड और एंगुलर नोड ही क्यों होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट रेडियल नोड्स क्या होती है। ग्राफ प्लॉटिंग में थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो देखो, दीज आर नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, और स्फेरिकल ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं s, तो उधर मिलने के चांसेस इनके सबसे ज्यादा है। Rn निकालते हैं हम n माइनस एल माइनस 1, मतलब रेडियल नोड कैलकुलेट करने का तरीका है n माइनस एल माइनस 1, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1s के लिए निकालना है, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू है और l कितना होता है इसके लिए, s के लिए 0। तो यहाँ पे अगर हम रेडियल नोड निकालें कितना आया, 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0, कोई रेडियल नोड नहीं होती। और देखो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, ये 1s है सबसे पहला ऑर्बिटल, इसके और न्यूक्लियस के बीच में कुछ भी नहीं है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास यही है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है ना, देयरफॉर नो नोड, ठीक। इसमें अगर हम और एग्जांपल लें, मान लो 2s लेते हैं, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू 2 दिख रही है और l कितना होगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियल नोड पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ तो 2 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 1। अब ये फिजिकली क्या डिनोट कर रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 1s हो गया, और 1s के बाद फिर क्या आएगा 2s। तो 1s और 2s के बीच में कोई एक ऐसा रीजन आ रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो रही है, 0। ये रीजन देखो ध्यान से कहां लाई कर रहा है, दिस रीजन लाइज बिटवीन 1s एंड 2s। इस वजह से यहाँ पे जो नोड आई हमारे पास रेडियल नोड कितनी आ गई, 1। तो अब कॉमन सेंस भी यूज कर हम बता सकते हैं कि अगर मैं 3s लूंगा तो नोड कितनी आनी चाहिए, 2।
देखो ये n हो गया, तो n माइनस एल माइनस वन अगर लगाते हैं तो 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2। तो वो जो दूसरी नोड आ रही है वो कहां होगी, 1s 2s और ये 3s। ठीक है, तो पहली नोड आई हमारे पास 1s और 2s के बीच में इधर, और दूसरी नोड आई 2s और 3s के बीच में। ठीक, तो आई होप समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट है इसका रेडियल नोड का। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एंगुलर नोड्स। ठीक, सेकेंड विल बी एंगुलर नोड। नाम सजेस्ट कर रहा है दीज आर नोड्स विच आर angular in nature, nodes which are angular in nature, that is along any particular line, that is along any particular line या फिर प्लेन। ठीक है, और एंगुलर नोड हम निकालते हैं डायरेक्टली एल के हिसाब से। तो अगर एंगुलर नोड सीधा एल पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल विल हैव नो एंगुलर नोड, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, और ये जो एंगुलर नोड है दिस इज ही, यही हमारा क्या है, नोडल प्लेन भी है। क्या डिनोट कर रहा है, लॉन्ग दी प्लेन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0, नोडल प्लेन की डेफिनेशन यही थी। ठीक है, तो जैसे यहां पे अगर मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूं, तो जैसे 2s उठाया तो l इसके लिए 0 होता है, तो एंगुलर नोड कितनी हो जाएंगी, 0। 2p लेते हैं तो l इसके लिए 1 होता है, तो 2p में एंगुलर नोड कितनी होंगी, 1। अब देखो फिजिकली ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर नोड, ये कार्टेशियन सिस्टम हुआ। ठीक है, y और ये x, इस पे मैं px बना लेता हूं, ये हो गया px। अब एंगुलर नोड क्या डिनोट कर रहा है, नोडल प्लेन है, एक ऐसा प्लेन जहां पे कि इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। देखो ये न्यूक्लियस है, जो सेंटर पॉइंट है ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये जो प्लेन यहां से पास कर रहा है, सेंटर से पास करने वाला प्लेन, इस तरीके से ये जो सेंटर से एक प्लेन पास कर रहा है, समझ पा रहे हो, 3D में है ये प्लेन। ठीक है, प्लेन 2D में नहीं है, ये प्लेन 3D में है हमारे पास। तो ये जो एक प्लेन यहां से पास कर रहा है अलोंग दी सेंटर, ठीक, ऐसे 3D में, मतलब YZ प्लेन में। कौन से प्लेन में, YZ प्लेन में। ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, दिस डिनोट्स नोडल प्लेन, मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की, 0। तो फिजिकली समझ में आया कौन सा प्लेन प्रेजेंट है। अब देखो इसमें स्फेरिकल प्लेन नहीं हो सकता, तुम कभी भी स्फेयर बनाओ तो वो इस लोब से पास करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो, तो ये एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा अपन को नोड्स के बारे में, और कैसे प्रेजेंट है उसका भी एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब जो अपन चलने वाले हैं वो अपन कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अपन ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले एक बार ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में अपन थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं। ऑर्बिटल वेव फंक्शन किसको बोल रहे हैं हम, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, साई को। ठीक है, तो साई इज आर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। देखो ये क्या क्या बताएगा हमको, ये हमको बताता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एन से एनर्जी पता चलता है। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है ये भी बताता है। It also gives idea about probability of finding electron in various regions around nucleus। कि जैसे मैंने बात करा था साई स्क्वायर आया तो साई से ही है ना। ठीक है, तो देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे इसका पोलर कोऑर्डिनेट,
क्यों पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे? क्योंकि एटम खुद कैसा है, एटम खुद स्फेरिकल है, तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर मैं उसको स्फेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन हमने लिखी थी उसको डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। वन इज कार्टेशियन सिस्टम, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करूं उसको, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में करूं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि हम उसको एक्स, वाई और जेड की टर्म्स में लिख रहे हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब मैं उसको आर, थीटा और फाई की टर्म्स में लिख रहा हूं। मतलब आर डिनोट्स रेडियल और थीटा और फाई डिनोट एंगुलर। तो मतलब मैं उसको कुछ एंगल्स और रेडियस की फॉर्म में लिख रहा हूं, और कार्टेशियन तो एक्स वाई जेड होता ही है, ठीक है। तो अभी जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी वो हमने कैसे देखी थी? वो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में थी। देखो यहां पे इस तरीके से लिखी थी हमने। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। आगे चलो पूरा ही लिख लेते हैं, e माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो ये जो अभी हमने लिखा है कार्टेशियन फॉर्म है। अब हमारा पर्पज रहेगा इसको किस में कन्वर्ट करना? पोलर कोऑर्डिनेट में। और क्यों हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट को? फॉर टू रीजंस। पहला, एटम खुद कैसा है? एटम्स आर स्फेरिकल, तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूं, ठीक है। दूसरा, सॉल्व करना बहुत इजी है क्योंकि अब मैं इसमें दो फंक्शंस में डिवाइड कर सकता हूं, इसको रेडियल पार्ट में और एंगुलर पार्ट में। तो अब अपन इस पे प्रोसीड करते हैं कि कैसे अपन यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं और कैसे रेडियल और पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करा जाता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं अपन यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। देखो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बस एक बार विजुलाइज हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अपन यहां पे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमने इसका कार्टेशियन सिस्टम बना लिया इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं एक्स, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। और यहां पे 3D में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो अब 2D में हमको इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आर दूरी पे। ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर वाला, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन 3D में, ध्यान रहे ये 3D में है, ये एक्स जेड प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, इट इज इन 3D, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि एपरेटस कैसे बना हुआ है। अब देखो यहां पे इसका जेड एक्सिस के साथ एंगल हमको दे रखा है थीटा। तो अगर इसका मैं यहां पे प्रोजेक्शन लेता हूं तो दिस विल बी आर कॉस थीटा, जैसा फिजिक्स में अपन करते हैं। और दूसरा प्रोजेक्शन इसका कहां पे आएगा? सेकेंड प्रोजेक्शन आएगा इसका एक्स वाई प्लेन में, इस तरीके से। सेकेंड प्रोजेक्शन कहां पे आएगा? एक्स वाई प्लेन में। और फिर ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमको दे रखा है फाई। देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा पेन के थ्रू, तुमको 3D स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे, देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ये अपना एक 3D प्रोजेक्शन हो गया एक्स वाई जेड। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है 3D अरेंजमेंट में, और इसका ये जो ब्राउन वाला पेन है मतलब जेड एक्सिस है, उसके साथ एंगल थीटा ले रखा है। तो इसके अगर मैं प्रोजेक्शन देखता हूँ तो ये हो गया मेरा आर कॉस थीटा। और इसका दूसरा प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? ये इसका सेकंड प्रोजेक्शन आ रहा है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो आई गेस अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने इस वाले प्लेन में ये वाला प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या होगा इसमें। और ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा जो अभी मैंने तुमको पेन के थ्रू दिखाया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो ये प्रोजेक्शन आ गया मेरा एक्स वाई प्लेन में और ये एंगल फाई दे रखा है। तो अगर ये एंगल फाई दे रखा है मुझे, तो अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा, और इसका कॉस फाई। और जेड एक्सिस के अलोंग ये क्या आ जाएगा फिर? आर साइन थीटा और इसका साइन फाई, ठीक है। तो अब देखो, अब
कैसे हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया, एक्स एक्सिस किसके बराबर आया, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई किसके बराबर आ रहा है, आर साइन थीटा साइन फाई, जेड किसके बराबर आ रहा है, आर कॉस थीटा। अब जब हमने कार्टेशियन सिस्टम में देखा था तो वहां पे हम स्क्वायर की टर्म्स देख पा रहे थे। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझो कि साई जो था वो कार्टेशियन में एक्स वाई और जेड का सिस्टम था। हमारे लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस साई स्क्वायर की है, तो उसमें ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऐड करता हूं, अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ऐड करता हूं तो देखो क्या बन रहा है। यहां पे लिखता हूं मैं, देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर करने पे आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, वाई स्क्वायर ऐड करने पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और जेड को ऐड करने पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों टर्म में से अगर मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचा अंदर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, ये 1 हो गया। अब क्या बचा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर कुछ चमक रहा है, यहां से हम क्या ले लें, आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो इधर से अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये फिर से क्या हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली क्या बचा, आर स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछने के लिए एडवांस में पूछ सकता है अगर एग्जामिनर बहुत ही गुस्से में हुआ तो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करा हमने, एक कार्टेशियन सिस्टम को, जो हमारा पहले एक्स वाई जेड का सिस्टम था यहां पे इलेक्ट्रॉन का, उस पूरे सिस्टम को मैंने यहां पे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं यहां पे इजीली देख पा रहा हूं कि जो मेरा साई का फंक्शन जो पहले किस में था, एक्स वाई और जेड में था, अब वही फंक्शन मैंने आर थीटा और फाई की टर्म्स में लिख लिया। तो इन शॉर्ट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साई जो फंक्शन है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल फंक्शन एंड एंगुलर फंक्शन। ये जो कैपिटल आर है ये कौन से फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है रेडियल फंक्शन को, और ये जो थीटा है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एंगुलर फंक्शन को। बात समझ में आ रही है मेरी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया कि जो हमारा साई है वो एक रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। समझ में आई बात मेरी, ठीक है। तो अब ये चीज हमको ग्राफ प्लॉटिंग में कैसे हेल्प करेगी, देखो अब यहां पे एक और चीज समझो ग्राफ प्लॉटिंग पे जाने से पहले। जब भी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं अपन, एकदम बेसिक से लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसको जब प्लॉट करते हो तो एक y चाहिए होता है और एक x चाहिए होता है। अब मेरे पास जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा फंक्शन है, मतलब साई है और वो उसमें 3 वेरिएबल है x y z, तो एक एक्सिस मुझे साई के लिए चाहिएगा और 3 एक्सिस x y z के लिए, मतलब 4 एक्सिस। क्या ये पॉसिबल है प्लॉट करना? नॉट पॉसिबल। तो अब क्या करें, ऑल्टरनेटिव तो निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इस कार्टेशियन सिस्टम से इसको किस में कन्वर्ट करा, पोलर कोऑर्डिनेट में। और पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि साई जो है वो बेसिकली 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक रेडियल फंक्शन और एक एंगुलर फंक्शन। तो क्यों ना हम इनके ग्राफ अलग अलग प्लॉट करें। तो हम यहां पे रेडियल फंक्शन का ग्राफ अलग से प्लॉट करते हैं और हम एंगुलर फंक्शन के लिए ग्राफ अलग से प्लॉट करते हैं। एंगुलर फंक्शन के लिए ग्राफ इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि ये बेसिकली किसको डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिनोट कर रहे हैं तो ये एल और एम पे ही डिपेंड करते हैं, एन पे इनकी जनरली कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पे रेडियल फंक्शन, इसको प्लॉट करने पे हम फोकस करेंगे। और रेडियल फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं तो इसमें फिर रेडियल नोड्स का भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जो हमको 3 टाइप के ग्राफ्स पढ़ने होंगे, वो ग्राफ्स हमारे क्या क्या होंगे, साई वर्सेस आर का ग्राफ। अब साई वर्सेस आर लिखूं या आर वर्सेस आर लिखूं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग,
क्योंकि मैं रेडियल फंक्शन के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो इस रेडियल फंक्शन को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, साई आर, मतलब रेडियल फंक्शन ऑफ साई। मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया उसको, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर साई स्क्वायर वर्सेज आर या फिर आर स्क्वायर वर्सेज आर, दोनों सेम चीजें ये भी। और थर्ड ग्राफ जो हम बनाते हैं वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक रीजन में, ठीक है, किस किस के बीच में, 4 पाई आर स्क्वायर साई या फिर 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर वर्सेज आर, ये भी एक ही चीज है। मतलब देखो ध्यान से, जहां जहां साई है उसको मैं आर से रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने रेडियल फंक्शन को ऐसे लिखा है। तुमको बुक्स में रेडियल फंक्शन ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम प्लॉटिंग देखते हैं, किस तरीके से हम प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले 1s के लिए देखते हैं, फॉर 1s। अगर इसके लिए मैं रेडियल फंक्शन की इक्वेशन लिखना चाहूं, ये तुमको याद नहीं करनी होती है, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में गिवन होगा। देखो ये इक्वेशन होती है 2 1 अपॉन ए नॉट ई टू दी पावर माइनस सिग्मा बाय 2, जहां पे सिग्मा की वैल्यू होती है 2r अपॉन एन ए नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस ये पता होना चाहिए कि दिस इज द इक्वेशन फॉर हाइपरबोला। तो यहां पे अब अगर मैं कर्व प्लॉट करूंगा किसके बीच में, या तो उसको मैं साई बोल लूं या फिर मैं उसको कैपिटल आर भी बोल सकता हूं विद स्मॉल आर। तो ये कर्व मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक, ये बेसिकली मैंने क्या करा, ये मेरा न्यूक्लियस वाला पॉइंट है, मतलब R0 बोल सकते हैं यहाँ पे। S का कोई भी प्लॉट अगर हम बनाएंगे साई वर्सेज R का, तो इट विल स्टार्ट विद इंफिनिटी। और अगर वहीं पे मैं P के लिए कोई प्लॉट बनाऊंगा साई वर्सेज R का, तो इट विल स्टार्ट विद 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए एटम के स्ट्रक्चर में समझते हैं। देखो 1s जो है ये न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी से। लेकिन अगर मैं P की बात करता हूं तो P का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां टर्मिनल पोजीशंस पे लोब्स के प्रेजेंट होते हैं। अब इसको समझने के लिए देखो क्या कैसे समझ सकते हो, इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि सड़क पे एक सर्कल है और तुम गाड़ी में ऐसे जोर जोर से घूम रहे हो, तो क्या होगा, बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हो, सेम चीज यही है। इसको भी ऐसे ही समझो कि मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस जा रहा है, ठीक है। तो यहां टर्मिनल पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूक्लियस के पास तो हमने वैसे भी पढ़ा था, यहाँ पे नोडल प्लेन होता है, तो इधर तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो इसलिए P का कर्व 0 से स्टार्ट होगा और S का कर्व इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है। जहां पे A0 क्या है, A0 इज फर्स्ट बोर रेडियस, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो इसको, ये ग्राफ ऐसा आया, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, रेडियल नोड का फॉर्मूला था n-l-1, और 1s के लिए अगर मैं देखूं तो रेडियल नोड 0 आएगी, इसलिए इस कर्व ने कभी भी यहां कट नहीं करा, मतलब साई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हुई, ठीक है। समझ में आ रही है बात। देखो अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इधर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ R फॉर विच नोड इज प्रेजेंट इन 1s। अब देखो ऐसे तो हम जानते हैं कि 1s में नोड नहीं होती है, 0 होती है, लेकिन अगर इक्वेशन के थ्रू पूछता है तो इक्वेशन क्या है, 2 1 अपॉन ए नॉट ई। मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं, सिग्मा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है सिग्मा की, तो ये वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, माइनस ऑफ आर अपॉन एन ए नॉट। ये हमारे पास साई की वैल्यू आ गई। अब बोल रहा है कि नोड पता करना है, तो नोड पता करने का क्या मतलब हुआ कि साई स्क्वायर 0 होना चाहिए, और साई स्क्वायर 0 होने का मतलब साई 0 होना चाहिए। तो साई की वैल्यू 0 होने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब यहां पे इंफिनिटी पे माइनस आ रहा है, तो इसको अगर मैं इंफिनिटी करूंगा तभी 0 होगा। तो इससे पता चल रहा है हमको कि यहां पे कोई भी नोड किसी भी आर की वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक। जैसे अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन और लेके देखता हूं। जैसे रैंडमली तुमको कोई एक इक्वेशन दे देता है, ठीक है, रैंडम इक्वेशन, हमको नहीं पता कौन से ऑर्बिट की है,
हम एक रैंडम इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट से ये जो कंसेप्ट अभी हमने देखा नोड निकालने वाला, इसके लिए मैं एक रैंडम इक्वेशन ले लेता हूँ। लेट से कि हमको साई की इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, 1/81 अंडर रूट ऑफ 3 पाई 1/a0 3/2 27 माइनस 18 r/a0, या इसको 27 कर लो, क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन 27 कर लेते हैं, माइनस 27, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ई, ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले रहा हूं सिर्फ एक क्वेश्चन समझने के लिए। अब हमको यहां पे ये पता करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर node will be present in given orbital, ठीक है। जिस भी ऑर्बिटल की इक्वेशन लिखी है, ये हमको नहीं पता किस ऑर्बिटल की इक्वेशन होगी, हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियो लिया है, लेकिन हमको कंडीशन पता है, नोड बोल रहा है तो नोड के लिए साई स्क्वायर होना चाहिए 0, साई स्क्वायर 0 का मतलब साई 0 होना चाहिए, और साई का एक्सप्रेशन हमको गिवन है यहाँ पे ये। तो बेसिकली मुझे ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं, मुझे ये इक्वेशन 0 करनी है, 1/a0 3/2 27 माइनस 27 r/a0 e माइनस r/3a0, ये 0 करना। देखो ये कांस्टेंट है, ये कभी 0 हो नहीं सकता, a0 कांस्टेंट है, ये कभी 0 हो नहीं सकता, ये वाला पोर्शन कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब सिर्फ ये पोर्शन बचा 0 होने के लिए, ठीक है। अब अगर इस पोर्शन को मैं 0 कर देता हूं तो क्या कंडीशन बन रही है, 27 माइनस 27 r/a0 इज 0, और ये कब पॉसिबल है, व्हेन r इज इक्वल टू a0, मतलब जब r a0 के बराबर होगा तब हमको इस इक्वेशन के लिए नोड मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो देखने में ये इक्वेशन जो है बहुत भारी भरकम इक्वेशन लग रही होगी, तो ये समझ दिमाग में आ रहा होगा कि छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर हमको कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट क्या है कि नोड में हमको सिर्फ साई को 0 करना है। साई को 0 करते टाइम हमने थोड़ा सा एनालाइज करा कि ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, तो बचा क्या, इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो देखो कंसेप्चुअली काफी इजी चीजें हैं ये, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। तो अभी हमने किसके लिए ग्राफ प्लॉट करा, 1s के लिए। अब सिमिलरली अगर हम ग्राफ देखते हैं किसके लिए, 2s के लिए, फॉर 2s, तो पहले हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2, l 0, एक नोड आ रहा है। हमने फिजिकली देखा भी था कि एटम में वो नोड कहां प्रेजेंट होगा। तो अब जब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करते टाइम ये r है और ये साई है, या फिर कैपिटल R, कुछ भी बोल लो। इधर ग्राफ प्लॉट करते हुए ऐसे तो इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये यहां पे एक बार क्रॉस करेगा, एक ही बार क्रॉस कर रहा है। क्यों एक ही बार क्रॉस कर रहा है, ये एक ही बार क्रॉस करने का मतलब दिस इज नोड, क्योंकि यहां पे साई की वैल्यू कितनी हो गई, इस पॉइंट पे साई 0 हो गया, मतलब साई स्क्वायर भी 0 होगा, तो ये पॉइंट डिनोट कर रहा है नोड को, ठीक है, इस तरीके से। और ग्राफ हमारा नीचे गया, फिर इंक्रीज करा। अब जैसे 2s के लिए अगर तुम देखना चाहो तो 2s की इक्वेशन मैं तुमको बताता हूं। देखो 2s के लिए इक्वेशन होती है रेडियल फंक्शन की ये 1/2√2 1/a0 3/2 2 माइनस सिग्मा e माइनस सिग्मा बाय 2। अब यहां पे देखो बहुत इजीली हम ये निकाल सकते हैं कि ये नोड हमारा किस पॉइंट पे है, उससे तुमको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा इसमें। अब मुझे यहाँ पे नोड निकालना है, तो साई स्क्वायर 0 मतलब साई 0, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 करना है मुझे। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, फिर से वही बात, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता, एक्सपोनेंट 0 हो नहीं सकता। तो कौन सा एक्सप्रेशन बच गया 0 होने के लिए, सिर्फ ये वाला, ये एक्सप्रेशन है जो कि 0 हो सकता है, ठीक है।
इसको अगर जीरो करता हूं तो मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं, सिग्मा हमको पता है, सिग्मा किसके बराबर होता है 2r अपॉन एन ए नॉट। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे डालता हूं तो 2 माइनस 2r अपॉन एन ए नॉट। इस केस के लिए एन कितना है 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल कर देता हूं डायरेक्टली, 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, देखो ध्यान से, -2 उधर चला गया, r इज 2a0। तो 2a0 इज द पॉइंट जहां पे क्या प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है। अब फिजिकली हमने देखा था नोड कहां प्रेजेंट होता है, 1s और 2s के बीच में, है ना। तो ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया 1s। अब 1s बेसिकली a0 हो गया तुम्हारा, और उसके बाद आया तुम्हारे पास 2s, और 1s और 2s के बीच में क्या लाई कर रहा है तुम्हारे पास, r इक्वल्स टू 2a0। तो ये जो नोड है, इस नोड की दूरी कितनी होगी, इस नोड की न्यूक्लियस से दूरी कितनी बता रहा है हमको, ये दूरी जो है हमारे पास दिस इज 2a0। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2a0। तो इस तरीके से अगर हमको कंसेप्ट पता है तो हम वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे 3s का ग्राफ प्लॉट करना हो, तो अब हर के लिए इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रेडियल नोड निकालते हैं, n माइनस एल माइनस 1 मतलब 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, मतलब ग्राफ 2 बार कट करना चाहिए, ठीक है। तो ये r हो गया, ये साई हो गया, इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, s का ग्राफ है क्योंकि एक बार कट करा, 2 बार कट करा, और ये इस तरीके से। तो ये जो 2 पॉइंट्स यहां पे कट हो रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स किसको डिनोट करेंगे, दिस डिनोट्स नोड, ठीक। अब अगर हम देखें यहां पे 2p के लिए, तो 2p के लिए रेडियल नोड का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं n माइनस एल माइनस 1, तो यहां पे n2 है, l1 होता है, कितनी नोड्स आ रही है 0, लेकिन क्योंकि p है तो मेरा ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और एक बार भी कट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां पे न्यूक्लियस से दूर जाते हुए एक बार प्रोबेबिलिटी बढ़ी, और ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये p की शेप होती है, तो न्यूक्लियस पे तो नोडल प्लेन मिल गया, इससे दूर जा रहे हो तो यहां कहीं पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसलिए दूर जाने पे प्रोबेबिलिटी पहले बढ़ी और फिर उसके बाद फिर से घट रही है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर इन्हीं में मुझे साई स्क्वायर के ग्राफ बनाने हो तो कितना इजी हो जाएगा, मैं बैक जा रहा हूं ताकि हम इन्हीं को देख सकें। साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है मुझे, ग्राफ किसका बनाना है, साई स्क्वायर वर्सेस आर। अब देखो कितनी सिंपल चीजें हो जाएंगी, इसका स्क्वायर करना है तो मतलब जो भी नेगेटिव में पोर्शन होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, ऐसे ही करते थे। जैसे देखो यहां पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तुमको, तो जैसे साइन का कर्व हमने सबने पढ़ा है, ठीक है, ये कर्व आता है। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर देता हूं तो उसके स्क्वायर में क्या होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव में रहेगा, जो नेगेटिव पोर्शन था वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो सेम चीज यहां पे बस हमको देखनी है। तो 1s में तो पहले से ही सब पॉजिटिव था, तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ होगा किसका, सेम ग्राफ फॉर साई स्क्वायर वर्सेस आर, क्योंकि कोई भी नेगेटिव में पोर्शन था ही नहीं, ठीक है। 2s की अगर मैं बात करूं तो देखो 2s के कर्व को ध्यान से देखो, ये 2s का कर्व है हमारा। अब 2s के कर्व में क्या हो जाएगा, जो पोर्शन नेगेटिव में जा रहा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन नेगेटिव में जा रहा है, स्क्वायर होके ये वाला पोर्शन भी कहां आ जाएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि हमने क्लियरली लिखा था साई स्क्वायर कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज। और दूसरा हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो पोर्शन नेगेटिव में वो पोर्शन क्या होगा, स्क्वायर होके ऊपर आ जाएगा, ठीक। ये 2s हुआ अपना, ये हमने 3s के लिए बनाया था, ठीक है। तो देखो 3s के लिए अगर अब हम इसका साई स्क्वायर का कर्व बनाना चाहेंगे तो ये वाला जो पोर्शन नेगेटिव में था ये भी ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो जैसे यहां पे देखें, क्योंकि इधर पीक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो ये ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से, फर्स्ट पीक सेकंड पीक, ये यहां पे टच करेगा इसको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, दिस शुड टच, ठीक है।
ये यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक, तो ये जो सेकंड पीक होती है, ये पीक हमारी अपर डायरेक्शन में आती है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट होता है आर एवरेज और आर मैक्सिमम का। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कंसेप्ट होता है आर एवरेज और आर मैक्सिमम का। उसके बेसिस पे हम ये पीक डिसाइड करते हैं कि क्यों फर्स्ट वाली पीक से सेकंड वाली पीक जो है वो थोड़ी बड़ी आ रही है। ठीक है, 2p का ग्राफ देखें तो 2p तो पूरा ही पॉजिटिव में, ऑल पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ सेम हो जाएगा किसके लिए, साई स्क्वायर वर्सेस आर के लिए। ठीक है, दिस ग्राफ विल बी सेम। अब देखो एक और कंसेप्ट पे अपन चलते हैं। वो कंसेप्ट क्या है अपने पास? अच्छा, उससे पहले अगर तुम एंगुलर के लिए देखना चाहो तो एंगुलर के लिए भी मैं तुमको बता देता हूं कि कैसे प्लॉटिंग होती है। ठीक है, देखो एंगुलर के लिए भी देख लो किस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं। सी, तो प्लॉट्स ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन जब हम बोल रहे हैं तो मैं थीटा की बात कर रहा हूं। जो एक और फंक्शन आया था हमारा साई में, रेडियल फंक्शन, तो हमने देखा ये थीटा। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इसकी डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे होती है, एल और एम पे। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करता हूं तो कोई भी s ऑर्बिटल हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो एंड सो ऑन, सबके लिए एंगुलर वेव फंक्शन विल बी सेम। एंगुलर वेव फंक्शन विल बी सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि यहां पे सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो रही है, s तो सेम ही है, मतलब l सेम ही है। तो इसीलिए ये जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है बेसिकली क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स शेप। ये सिंपली शेप को डिनोट करता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं s की बात करूंगा, ये हो गया हमारा s, ये एक शेप को डिनोट कर रहा है बस, s। सिमिलरली अगर मैं p की बात करता हूं तो देखो p की शेप ये ऐसे बताता है, ये p की शेप है। ये किसके लिए? जब मैं थीटा, मतलब थीटा, थीटा फाई, ये वाले फंक्शन और एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। यहीं पे अगर मैं इसका स्क्वायर ले लेता, जैसे कि साई और साई स्क्वायर था, या आर और आर स्क्वायर था, सिमिलरली थीटा और थीटा स्क्वायर, तो उस केस में अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट करता है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास, ये सेंटर वाला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम है, दूर जाने पे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। 2p के ग्राफ में देखा है हमने, ग्राफ ऐसा आ रहा था, दूर जाने पे प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए कर्व यहां से, पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था, इसलिए यहां से थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच हो गया इस तरीके से। ठीक है, आई होप क्लियर है, बात सेंस बना रही है अपनी। ठीक, तो अब हमने देखा था कि साई स्क्वायर जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। और डेंसिटी को क्यों डिनोट कर रहा है? देखो वो जो साई स्क्वायर का कंसेप्ट है उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कंपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से? जो क्लासिकल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें क्या बोला जाता है कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा वो किसको डिनोट करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। किसको डिनोट करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिमिलरली जब हम क्वांटम वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं तो यहां पे एक साइंटिस्ट था मैक्स बॉर्न, उसने भी सेम चीज बोली कि अगर हम साई स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये फिर किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। अब जब भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करी जा रही है तो देखो डेंसिटी मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है। अब किस तरीके से वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है उसको समझने के लिए यहां पे हमको समझना पड़ेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो हमारा तीसरा ग्राफ था हम उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसको अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन
in a small shell of width dr। देखो जैसे यहां पे भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करी जा रही है। अब अगर हम इसको फिजिकली समझे तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया, इससे कुछ दूरी पे ये r हो गया, और इस r से कुछ छोटी सी दूरी पे ये हो गया dr। तो अब हम इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पता करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, जिसके लिए क्या बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस से ये जो दूरी है ये तो r है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये विड्थ dr है। तो बेसिकली अब यहां पे अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, कौन सा वॉल्यूम, इस शेल का वॉल्यूम, इस शेल का वॉल्यूम हम ले लेते हैं dv। इसका जो वॉल्यूम है वो हमने कितना ले लिया, dv। तो वो बेसिकली क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। वॉल्यूम में हम क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है तो वॉल्यूम से रिलेटेड ही होगा। दूसरा डेफिनेशन देखो वॉल्यूम, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई, ये तो सारा अंदर कॉमन में चला गया, r प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस r क्यूब। तो ये शेल की वॉल्यूम आ गई मेरे पास। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो 4/3 पाई कितना आ रहा है, ये r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3r डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यूब और माइनस r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज डी आर इज वेरी स्मॉल, तो उसकी हायर पावर्स और छोटी हो जाएंगी। तो कुल मिला के ये हमारे पास क्या बचा, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर। 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 4/3 पाई r स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, dv की वैल्यू। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, dv। तो dv हो गया 4/3 पाई r स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब हमको अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो किसके बराबर होगी, r स्क्वायर dv, मतलब 4/3 पाई r स्क्वायर डी आर r स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन के बराबर। और यहां पे अगर हम बात करें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, ठीक है, या रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन मेरे पास क्या कहलाएगा, सॉरी ये 3 नहीं, 3 तो कट गया था ना, सॉरी यहां से 3 हटा लो, इधर से भी हटाओ, 3 तो कैंसिल आउट हो गया, मैंने गलती से लिख दिया है। देखो यहाँ 3 तो कैंसिल आउट हो चुका। ठीक है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर। तो एक ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, और एक ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जो तीसरा ग्राफ प्लॉट करना था हमको, वो भी इन्हीं के बीच में प्लॉट करना था। ठीक है, उससे पहले यहां पे अपन एक चीज और देख लेते हैं। देखो कैसे हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट अब कैसे निकाल सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पे होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, और उसी से फिर ग्राफ का भी आइडिया लगेगा। ठीक है, अल्टीमेटली ग्राफ का आइडिया उसी से लगेगा। तो बाकी की ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। यहां पे एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया लेते हैं, देखो किस तरीके से। तो यहां अपन देखते हैं हाउ टू डिटरमाइन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है वही किसको डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। अल्टीमेटली हमारा यही मोटिव है पूरा सारे काम करने का। तो हम स्टार्ट करते हैं 1s से। ठीक है, और चलो इसमें पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमको पता ही है क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। अभी 1s के लिए लिख रहे हैं तो यहां पे मैं नीचे 1s लिख लेता हूं।
ठीक। रेडियल फंक्शन 1s का क्या होता है, वो पीछे अभी हमने इक्वेशन देखी थी, ये हमको याद नहीं करनी है, अगर कोई क्वेश्चन आया तो गिवन होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कुछ, उसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। अल्टीमेटली तुमको ये डायरेक्टली याद कराया जाता है, लेकिन तुमको अगर समझ में आ गया कहां से आता है तो फिर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब देखो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं अपन, तो अगर मैं यहां पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, ठीक है, मतलब dp अपॉन dr अगर मैं 0 कर देता हूं, क्या करूंगा मैं, अल्टीमेटली r की वैल्यू है यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं dp इक्वल्स टू dr कर देता हूं तो ये मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन होती है, हमको मैक्सिमा ही देखना है यहां पे। तो चलो करते हैं इस काम को। तो पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करा तो देखो इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 अपॉन ए नॉट, 2 कैंसिल हो गया तो क्यूब आया सीधा, e माइनस 2r अपॉन ए नॉट, ठीक है। अब देखो यहां पे जो कांस्टेंट है उसको हटा लेते हैं, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इनको मिला के यहां पे k लिख देता हूं, ठीक। बाकी क्या बचा फिर, आर स्क्वायर ई माइनस 2r अपॉन ए नॉट, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करा जाए, dp अपॉन dr अगर मैं इसका करता हूं तो कांस्टेंट बाहर आ गया, पहले आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करा, इसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक, प्लस आर स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो ये कितना आ जाएगा -2 अपॉन ए नॉट, ठीक है। थोड़ा सा और देखें इसको सिस्टमेटिकली, तो k r कॉमन आ रहा है यहां से, और e माइनस 2r अपॉन ए नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 2 माइनस 2r अपॉन ए नॉट, ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, इट इज मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू ए नॉट। देखो यहां पे r ए नॉट होते ही ये 0 हो जाएगा, तो इट इज मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू ए नॉट। मतलब अब जब मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा, r हुआ और ये r स्क्वायर हुआ, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, मेरे को पता है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज ए नॉट, ठीक है। अब बात आएगी कि सर ग्राफ तो इंफिनिटी से स्टार्ट करना था, यहां पे 0 से क्यों स्टार्ट करा। देखो ये ग्राफ ही अलग तरीके से बना रहे हैं ना, अब ये ग्राफ हम किस एक्सिस के बीच में बना रहे हैं, ये बना रहे हैं r के बीच में और 4 पाई r स्क्वायर के बीच, तो ग्राफ चेंज हो गया हमारा, इस वजह से ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि उस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। अब मैं 1s के लिए डायरेक्टली साई स्क्वायर या आर स्क्वायर का ग्राफ नहीं बना रहा हूं, अब मैं एक शेल में प्रोबेबिलिटी पता करते हुए ग्राफ बना रहा हूं, तो ये ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप जितना अपन ने अभी पढ़ा है वो समझ में आया होगा, ठीक। ग्राफ में जो पीक आती है, इन ग्राफ्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर में और फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इतना देखो और समझने की कोशिश करो। थैंक यू।